नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात में आज खास तौर से हमने ये कोरोना लैब तैयार की है क्योंकि भारत के लिए एक बड़ी चिंता की खबर हमें मिल रही है। कल भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई और आज देश के कई राज्यों में विदेश से आए लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की खबरें मिल रही हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं या नहीं, लेकिन वायरस के नए वेरिएंट ने देश की चिंता जरूर बढ़ा दी है। हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। भारत में ओमिक्रॉन के 2 केस आने के साथ ही पूरा देश अलर्ट मोड पर है और अलर्ट का सबसे ज्यादा असर देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि कोरोना के इस नए वेरिएंट की देश में एंट्री एयरपोर्ट के रास्ते ही हुई। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए शख्स में सबसे पहले ओमिक्रॉन पाया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है, लेकिन लोग भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। देश की राजधानी के नाजुक हालात को आपने देखा, अब आर्थिक राजधानी मुंबई का हाल भी जानिए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 25 से ज्यादा संदिग्ध हैं। चुनावी राज्य यूपी में क्या तैयारी है, खुद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से सुनिए। हमारा जो प्रबंधन जो 2020 और 21 में हमारा जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक टेस्ट कोविड को हमने नियंत्रण किया था, वो हमारा इन प्लेस में भी है और रेलवेज और अन्य जगह बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर। यूपी से करीब 550 किलोमीटर दूर राजस्थान में ओमिक्रॉन के संदिग्ध मिले हैं। जयपुर के आदर्श नगर में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। परिवार ने बताया कि उनके रिश्तेदार दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से भी डराने वाली खबर आई है। विदेश से आए 19 लोग लापता हैं। दर्शकों को बता दें कि ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस अभी दक्षिण अफ्रीका में ही हैं। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कुछ सवाल भी उठते हैं। ओमिक्रॉन पर तैयारी पूरी है या फिर अधूरी है, ये समझाने की कोशिश हम आपको करते हैं। कोरोना अलर्ट क्या है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन लगेगा, सख्ती बढ़ाई जाएगी या अब अगला कदम क्या होगा? क्या घरेलू उड़ानों पर भी सख्ती की जाएगी सरकार के द्वारा? क्या सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के इकट्ठा होने पर, जुटने पर रोक लगाई जाएगी? क्या साप्ताहिक बाजार और बड़े बाजारों पर सख्ती बढ़ेगी? क्या चुनावी रैलियों पर दूसरी लहर से सीखेंगे नेता? ये वो बड़े सवाल जो ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी पूरी है या फिर अधूरी। तो चलिए भारत की बात में आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की लड़ाई की करते हैं। पंजाब में आज पॉप सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सिद्धू के साथ ही विवादों के वो पन्ने भी पलट दिए गए जो राजनीति में अभी तक होता आया है। जिसकी धुनों की दुनिया में है धूम, जिसके गानों का पंजाब है दीवाना, अब वो सियासत के दंगल में आ चुका है। हम बात कर रहे हैं मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाल की। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ अपने परिवार च शामिल करने जा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का हाथ थामकर सियासत में एंट्री मारते ही सियासत का स्वाद भी चख लिया। सिद्धू मूसेवाले के बारे में कुछ जानने से पहले वही बात जिसका जिक्र आज हर सियासी जुबान पर हो रहा है वो जान लेते हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाले पर गन कल्चर को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा भी दर्ज है और विपक्ष इस मौके को हाथ से कैसे जाने देता। नवजोत सिंह सिद्धू की तरह मूसेवाला भी ऐसा है, बस उसके आगे माइक दे दो, बाकी वो खुद ही तबाही कर देता है। तो वो भी एक अपने आप में अनगाइडेड मिसाइल हो, क्या बोले जाता है, क्या उसने बोलना है, कहां से बोलना है। वो कभी असॉल्ट राइफल की बातें करेगा, कभी गोलियां चलाने की और कभी गोलियां ना चलाने की। जो साडी नजर च ओदे ने हो तैनू कातिल लगने हवारे नी, ओ बस ऐसे करके तेरे नाल हो साडी बनदी नहीं सरकारे नी। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर गाए इस गाने का मतलब है, जो हमारी नजर में आते हैं वो तुम्हें कातिल लगते हैं, बस इसलिए हमारी तुम्हारे साथ नहीं बनती।
कांग्रेस के नए सिद्धू पर सवाल हुआ तो नवजोत सिद्धू कवच बनकर आ गए कि केस पैण का मतलब ये नहीं हुंदा कि कोई बंदा गिल्टी हो गया। मेरे ते केस पे सी, फिर लोगों ने 6 इलेक्शन जिताते। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है। 28 साल के सिद्धू मूसेवाला मानसा जिले से आते हैं। सिद्धू मूसेवाला की मां भी कांग्रेस से जुड़ी हैं। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਥਰੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। सिंगिंग की दुनिया में कामयाबी का स्वाद चखने वाले सिद्धू मूसेवाला ने सियासत के पहले दिन ही आरोपों के बाउंसर झेले हैं। सियासी सफर में अभी सिद्धू मूसेवाले को ऐसे ही कई अटैक का सामना करना बाकी है। मुजफ्फरपुर आंख ऑपरेशन कांड पर लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन सिस्टम है कि उसकी लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज से पटना के IGIMS रेफर किए गए 2 मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है, आंख निकालनी पड़ रही है और जब पटना रेफर किया जा रहा है बड़े अस्पताल में तो 2 मरीजों को भर्ती नहीं किया गया। दोनों को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के गार्ड ने गेट से भगा दिया। दोनों समस्तीपुर के रहने वाले मरीज थे और दोनों की ही आंखें खराब हुई ऑपरेशन के बाद। एक का नाम गीता देवी और दूसरे का नाम भूपेंद्र सिंह है। तो आप ये देखिए, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गार्ड ने भगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि काले रंग का चश्मा जिस शख्स ने लगाया हुआ है वो उपचार के लिए पहुंचा है यहाँ पर और गार्ड भगा रहा है। एक तो ऑपरेशन खराब हो गया, उसके बाद जब बड़े अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे तो उपचार ना मिलके गार्ड्स की बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। पता नहीं ये लापरवाही सिस्टम की कब ठीक होगी बिहार में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवादी पार्टी से जुड़े मुसलमान नेता टोपी और लुंगी वाले गुंडे हैं। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल रिपोर्ट का और आज बात करेंगे अखिलेश यादव के उस विजय रथ की जो बुंदेलखंड में मौजूद था। एबीपी न्यूज संवाददाता रूबिका लियाकत अखिलेश यादव के साथ उनके विजय रथ पर सवार हुई ताकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी रुख का अंदाजा लगाया जा सके। ये जाना जा सके कि जो दिख रहा है क्या वो पूरा सच है या फिर उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से गुजरता अखिलेश यादव का कारवां कोई और कहानी भी सुना रहा है। तो चलिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी, जहां एबीपी न्यूज ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अखिलेश यादव के पास क्या है। उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बार बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और आज एबीपी न्यूज पहुंचा है बुंदेलखंड के झांसी। कहने को तो ये बीजेपी का गढ़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन इलाकों में पुरजोर ताकत लगा रहे हैं। अभी आज का जो कार्यक्रम है उस लिहाज से 52 किलोमीटर लंबी ये पूरी यात्रा अखिलेश यादव विजय यात्रा के नाम से आज पूरी करने वाले हैं। आज एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने अखिलेश यादव ये बताने वाले हैं कि उनके पास उत्तर प्रदेश की जनता को देने के लिए है क्या। समाजवादी कार्यकर्ता जो हैं सुबह 5 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और हम भी इंतजार में हैं एक सवाल पूछने के लिए कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। और फिर 52 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए निकल पड़ा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कारवां। सड़क पर हजारों की भीड़ मौजूद थी और अखिलेश का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आगे गाड़ियों का लंबा काफिला था, बीच में अखिलेश यादव की बस।
कुछ देर में ही अखिलेश अपने चिर परिचित अंदाज में बस में लगी लिफ्ट से बाहर आए और अखिलेश की एक झलक मिलते ही भीड़ जोश में भर उठी। जोश भी ऐसा कि अखिलेश कई फीट ऊंची बस पर थे और नीचे मौजूद जनता उनके ऊपर फूलों की बारिश करवा रही थी। विजय यात्रा यूपी के झांसी से निकली थी और अपनी इस यात्रा में अखिलेश यादव रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर फूल चढ़ाना नहीं भूले। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड पर हैं। वो बुंदेलखंड जहां 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। बुंदेलखंड अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रूबिका लियाकत भी रथ में सवार हो चुकी थी और उनसे पहला सवाल यही हुआ कि बुंदेलखंड वाली चुनौती कैसे पार करेंगे अखिलेश। तो इस वक्त झांसी से हमारा जो कारवां है वो निकल चला है। जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं बुंदेलखंड का झांसी, यहाँ दबदबा बीजेपी का है, आपकी ताकत क्या रहने वाली? न केवल झांसी बल्कि बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की जनता लोकसभा में और विधानसभा में सबसे ज्यादा सांसद और विधायक उनके जीते हैं, लेकिन क्या मिला उनके हाथ में? खाली हाथ है। बुंदेलखंड का बर्बाद कर दिया इन्होंने। बुंदेलखंड जहां विकास और खुशहाली के रास्ते पे जा रहा था, आज भी वही कामों का उद्घाटन हो रहा है जो समाजवादी सरकार में या पुरानी सरकारों में फैसले लिए गए थे। इनकी सरकार का नया काम क्या है? बुंदेलखंड की जनता चाहती है उनके खेतों तक पानी पहुंचे, घर में उनकी प्यास बुझे। और उन्हें याद है कि समाजवादियों ने उनके इन तमाम सवालों के लिए काम किए थे। तो आपको लगता है कि यहाँ से जब आप निकल रहे हैं तो वोटों की पूरी पोटली लेकर निकल रहे हैं? न केवल वोट बल्कि समर्थन इतना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से खाली हाथ लौटेगी। तो चलिए अब आगे का रुख करते हैं। अखिलेश जी अपने समर्थकों का साथ लेते हुए और कह रहे न सिर्फ वोट बल्कि अपार जन समर्थन लेते हुए मैं आगे की तरफ निकल रहा हूँ। झांसी के अलग अलग इलाकों में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का रथ रुक रहा था। हजारों की भीड़ अखिलेश का इंतजार कर रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता रूबिका लियाकत ने एसपी के मुखिया से पूछा कि आखिर उनके कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है। आप यहाँ देखिए हजारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद है। विजय रथ यात्रा जो है वो कर रहे हैं। ये 5वां चरण है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है, आप कह रहे हैं 403 में से 400 सीटें लाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के बीच में रखा था और जब 4.5 साल के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, कारोबारियों का कारोबार चला गया, आज आमदनी आधी हो गई है, महंगाई दोगुनी हो गई है। इसीलिए यहाँ का जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो उत्साह इनके अंदर दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। इनके विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे, इनके सांसद जनता ने कूट दिए, कई लोगों के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई। तो जो मंत्री विधायक सांसद अगर गांव में नहीं घुस पा रहे हैं और जिस तरीके से 3 काले कानून में किसानों के ऊपर जीप चला दी, ये जलियांवाला बाग में कभी हुआ था कि किसान वहां पर सामने से गोली मारी थी, लेकिन इन्होंने पीछे से जीप चढ़ा दी। आज जो भारतीय जनता पार्टी के दामन पे खून के धब्बे किसानों के लगे हैं, न जाने कितना समय लगेगा भारतीय जनता पार्टी को लेकिन उन्होंने तो 3 कानून वापस ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आप जिस पिच पर खेल रहे थे वो पिच ही उन्होंने निकाल दी है। देखिए, जो किसान के 3 कानून वापस लिए गए हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन 3 कानूनों में क्या हक में था जो 3 कानून बनाए गए थे, और अगर हक में किसानों के था तो क्या वजह है कि तीनों कानून वापस ले लिए गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को किसानों को जनता को समझाना पड़ेगा क्या हक में था जो कानून बनाए गए थे, क्या उनके लिए खुशहाली तरक्की थी जिसकी वजह से ये हटाए गए हैं। तो आखिरकार बताए तो सही कि क्या था। लेकिन वो तो कह रहे हैं विकास और हिंदुत्व
ये मुद्दा है जिस पर वो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और इन दोनों मुद्दों पर वो कहते हैं आप बैकफुट पर हैं। देखिए, सवाल हिंदुत्व का नहीं है, सवाल रोजी रोटी का है, सवाल नौकरी का है, सवाल खुशहाली का है। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, तरक्की चाहती है। आज भगवान ऐसा नहीं कि कोई पूछता नहीं है, हर घर में कहीं कैलेंडर है, कहीं पर भगवान को पूजने लगे, घर घर में मंदिर हैं, तो भगवान की कमी नहीं है। आज आस्था का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि रोजी रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप उम्मीद करते हैं कि खाली पेट कैसे भजन होंगे, तो लोगों के पेट खाली हैं। कोरोना में किसी न किसी परिवार का एक सदस्य उन्होंने खोया है। किस तरीके से लाशें गंगा में बहती दिखाई दी। हमारा देश दुनिया में अपमानित हो गया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, काशी हो गया, अब मथुरा की बारी है। ये उस समय भगवान याद आ रहे हैं इन्हें, जिस समय इन्हें अपना काम बताना था। जो लोग काम नहीं गिना पा रहे हैं वो भगवान को याद करते हैं, और जब इंसान तकलीफ, परेशानी, दुख में होता है, संकट में होता है, तब भगवान याद आते हैं। तो ये भगवान इसलिए याद आ रहे हैं क्योंकि जनता रूपी भगवान इस बार लोकतंत्र में इन्हें हटाने जा रही है और साफ करने जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछते हैं सवाल, अयोध्या जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैंने कहा कि अयोध्या जाऊंगा, भगवान श्री राम के घर पे भी मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन करता हूँ, और जिस समय मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, भगवान श्री राम के मंदिर में भी जाऊंगा मैं, और साथ में दक्षिणा भी दूंगा। ये जो चंदा मांगने की व्यवस्था है, ये हिंदू धर्म में नहीं थी। हमारे हिंदू धर्म में दक्षिणा दी जाती है, चंदा नहीं दिया जाता है। ये नई परंपरा की है, और वो भी चंदे में चोरी कर ली इन्होंने। इनको कितना बड़ा पाप लगेगा, जो पुण्य काम था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जल्दी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आपको लगता है ये बहुत शानदार काम हुआ है? मुझे खुशी है इस बात की कि जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बन पा रहा। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी, वो याद करें बीजेपी के लोग कि समाजवादी सरकार थी तो कैबिनेट डिसीजन उसमें लिया गया था। क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को काम करने के लिए, बढ़ाने के लिए समाजवादी सरकार में नहीं फैसला लिया था? ये वो लोग हैं जो काम का और शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। आप ये कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जो पूरी रूपरेखा है वो समाजवादी पार्टी ने रखी थी? जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि समाजवादी सरकार में उस कॉरिडोर के लिए फैसला लिया गया था। कुछ पैसा भी सैंक्शन हुआ था, कुछ जमीन भी ली गई थी, लेकिन इस रूप में नहीं कि वहाँ की जो हेरिटेज है, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ के जो हजारों साल पुराने वट वृक्ष हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। हमारी हेरिटेज क्या है जो हमें सदियों पुरानी पीढ़ी से आज हमें मिल रही, वो हमारी हेरिटेज है। ये हेरिटेज है हमारी, उस हेरिटेज को ये सरकार खत्म कर रही है। वो ये कह रहे हैं कि चूंकि आप काम पूरे नहीं कर पाए हैं, तो आप चूंकि हमने काम पूरे किए हैं, आप उसका पूरा का पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर। काशी और वाराणसी में मैंने मेट्रो दी थी, उसका डीपीआर बन गया था, सैंक्शन होने की स्टेज पे थी, बजट भी था, तो आखिरकार उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं बनाई? काशी में मेट्रो क्यों नहीं बनी? मुझे ये बताइए कि जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। जिन्ना की एंट्री अखिलेश यादव ने करवाई, वो स्लिप ऑफ टंग था या आपने सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली वो नाम लिया? आपने कहा कि जिन्ना का शब्द उठाया, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके अपने पुराने मंत्री जिन्होंने किताब लिखी है उनके सबसे बुजुर्ग नेता के बारे में, और उन नेता ने क्या कहा था जो बुक में है, कम से कम वो पढ़ना चाहिए। जहाँ तक सवाल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, केवल एक चीज थी कि कहाँ पर संस्था में एक साथ पढ़े थे, और कभी कभी एक ही संस्था, एक ही जगह रह करके लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। मान लीजिए समाजवादी पार्टी आज लोगों को जोड़ने की बात कर रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म साथ रहें, जातियों का भेदभाव न हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है, जातियों में झगड़ा करा रही है, धर्मों में फासला पैदा कर रही है। तो एक ही संस्था में रह करके कभी कभी अलग अलग दिशा में लोग चले जाते हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर अखिलेश यादव संदेश क्या देना चाहते हैं? ये देश हमारा जातियों का भी है, धर्म का भी है। ये हमारी खूबसूरती भी है कि इतनी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कम से कम समाजवादी लोग अलग अलग रंग जोड़कर एक गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक गुलदस्ता ऐसा बने जिसमें सब रंग हों, एक रंग वालों से नहीं देश चलेगा। आरएलडी को कितनी सीटें देंगे?
आरएलडी का अच्छी सीटें दे रहे हैं और जहां जीत सकते हैं उन सीटों पे जरूर और विचार करेंगे। हम लोग आने वाले समय में 7 तारीख को दोनों मिलकर के रैली भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि AIMIM के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव जाएंगे। देखिए, उस पार्टी से समाजवादी पार्टी की कोई बातचीत नहीं हुई है, न कोई गठबंधन होने जा रहा है उनसे। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से बात जरूर हुई है, लेकिन उनकी सीटें क्या होंगी, कितनी होंगी, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रियंका गांधी आप पर अटैक कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी जब हुआ करती थी तब गुंडा राज हुआ करता था। क्योंकि वो जानती नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी इतने बड़े भी काम कर सकती है। उनको जिस सड़क पर वो चली है एक्सप्रेसवे पर, कम से कम बताना चाहिए कि वो एक्सप्रेसवे किसने बनाया है। आप उनके साथ गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा उनके साथ। बनर्जी के बारे में अखिलेश यादव की क्या राय है? ममता बनर्जी ये कह रही है उनको मेरा सपोर्ट चाहिए तो उत्तर प्रदेश में मिले। मैं जरूर उनसे बात करूंगा और उनसे सहयोग और समर्थन मांगूंगा। ममता बनर्जी अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है एक तीसरे मोर्चे का, अखिलेश यादव क्या कहते हैं? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बातचीत होगी और अगर वो नेता बनना चाहती हैं और सभी दल साथ आते हैं तो उसमें स्वाभाविक ही वो नेता होंगी, लेकिन वो समय अभी दूर है जिस समय ये सब बातें होनी है। वो ये कह रही है राहुल गांधी विदेश में रहेंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, विदेश यात्रा कोई खराब नहीं है और सब विदेश यात्रा जाते हैं। कम से कम विदेश से लोगों को सीखना चाहिए। आप कह रहे राहुल गांधी घूमते हैं और सीखते हैं? मुझे उम्मीद है कि जब जाते होंगे तो दुनिया की तरक्की देखते होंगे। उन्हें इस बात का भी अफसोस होता होगा राहुल जी को कि उनकी सरकार इतने दिन रही, क्यों हम अपना देश ऐसा नहीं बना पाए। अच्छा अखिलेश जी, मुझे ये बताइए कि ये जो जनता यहाँ खड़ी है उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जनता को क्या देगी अगर जनता सर आंखों पर बिठाती है? तो आज पढ़ाई चाहिए अच्छी, क्या नौकरी दे सकती है वो कोर्सेज चाहिए, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हमारे किसानों को समय पर पानी मिले और उनकी पैदावार अगर तैयार हो जाए उसको कीमत मिले। अगर ये हम कर सकेंगे तो शायद दुनिया में जो हमारे बारे में कहा जाता था, देश के बारे में कि सोने की चिड़िया होगा, तो अगर ये सब सुविधाएं गरीब को मिल जाएं तो यकीन मैं करता हूं कि हमारा देश भी सोने की चिड़िया कहा जाएगा। अब्बा जान चचा जान की एंट्री हुई है, योगी आदित्यनाथ को आप कैसे देखते हैं एक प्रतिद्वंदी के रूप में? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, मुख्यमंत्री जी कहने को तो योगी हैं, लेकिन जो परिभाषा मैंने पढ़ी है या जो परिभाषा के बारे में जाना है, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख समझे। लेकिन जिस तरह का कार्यकाल रहा है, ठोको राज चल रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है, जेल में हत्या हो गई, थाने में हत्या हो गई, सड़क पे चलते हत्या हो गई, व्यापारी के इनके शहर में हत्या हो गई, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, माताएं सुरक्षित नहीं हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कितने मार्क्स देते हैं? मैं तो क्या दूंगा नंबर, अगर मुझे नंबर देने होंगे नहीं, लेकिन इस बार जनता, ये बुंदेलखंड की जनता और यूपी की जनता इनका सफाया करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप कितनी सीटें ला रहे हैं, एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, क्योंकि शुरुआत 403 में से कितनी सीटें? मैं उस बात को फिर दोहराता हूं कि हो सकता है जनता 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा दे, क्योंकि जिस तरीके से जनता आज सड़कों पर है और अभी तारीख नहीं आई है, तारीख आते ही यही जनता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लाइन में लगाया था, नोटबंदी के समय पर, कोरोना के समय पर, दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, इलाज के लिए और अभी खाद के लिए लग रहे हैं, यही लोग लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे और हो सकता है 400 सीटें हरा दें। मुलायम सिंह यादव और डिम्पल यादव देखने को मिलेंगे क्या? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि नेताजी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और समय समय पर वो आते हैं और अगर उनका स्वास्थ्य ने साथ दिया तो जरूर वो जनता के बीच में अपील करने आएंगे। डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगे? डिम्पल का अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, पार्टी तय करेगी, लेकिन डिम्पल महिलाओं के लिए जो समाजवादियों ने काम किए हैं, महिलाओं के खासकर स्वास्थ्य के सवाल और उनकी शिक्षा के सवाल अगर कोई उठा सकता है तो एक अगर महिला उठाएगी तो उससे ज़्यादा समर्थन मिलेगा। मेरी कोशिश होगी कि डिम्पल भी आएँ और महिलाओं के स्वास्थ्य के सवाल, उनके सुरक्षा के सवाल उठाएं और उनके बीच में जाएं। आखिरी सवाल, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बार अटैक नहीं किए, हमले नहीं किए, आपके
रेंज में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसके पीछे कोई सोच है क्या? नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जनता बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश में, और क्योंकि उन्हें जिनके बुलडोजर वालों के बुल हैं उनसे खेती बचानी है। योगी आदित्यनाथ को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए मैसेज देना चाहें? मैं ये कहूँगा कि अब समय हो गया है, वो वापस जाएं, दूसरी सरकार बनने दें। उन्होंने विकास को ठप किया है, समाजवादी लोग आएंगे तो विकास की फिर रफ्तार पकड़ेगी और विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इस वक्त आपको दिखाई दे रहे थे, ये पूरा हुजूम आपको दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज से ये कह दिया है एक बार फिर से कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आने का रास्ता पूरी तरीके से तैयार इस पार्टी ने कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।